हाँ अब ठीक है ना, मैं चेहरा ही नहीं आ रहा था। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गियर अप होंगे आज के सेशन के लिए। सो मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू ट्रिपल एस एंड वी आर प्रोवाइडिंग आई एम कमिंग अप विद अ लेक्चर ऑन पॉलिटी व्हिच इज आई थिंक लेक्चर नंबर 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आपने इससे पहले 6 लेक्चर नहीं देखे हैं तो क्यों नहीं देखे भाई, जाकर देखो, बिकॉज तभी आपका एकदम मस्त बेस बन जाएगा पॉलिटी के रिगार्डिंग एंड देन वी गोना प्रोग्रेस टुवर्ड्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने आर्टिकल्स की रिगार्डिंग स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सिटीजनशिप के रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, हाँ, यूनियन एंड टेरिटरीज के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बात करी थी। एंड नाउ वी कैन टॉक अबाउट सिटीजनशिप, जो कि आपने देख ही लिया होगा, लेकिन साथ ही साथ में हम लोग फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज सिटीजनशिप इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, तो साथ में फंडामेंटल राइट्स भी का बेस भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। एंड अगर मान लो ज्यादा टाइम लगता है तो वी कैन लीव इट देयर, अदरवाइज वी आर आल्सो गोना बी कवरिंग द राइट टू इक्वालिटी भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस क्लास इटसेल्फ। These are a few exams which I've cracked over the years. वैसे यहाँ पर एक और एग्जाम आ जाएगा अभी कुछ दिनों में, मतलब मैं ऐड कर दूंगा। Anyways, then yeah, you can pause and view video and maybe check it out as well. Triple S provides you the very greatest of opportunity because बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि सर कुछ और लेकर आओ, कुछ और लेकर आओ। Everyone demands more and more and more. तो उनके लिए आपको डेली फ्री टेस्ट आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर? Provided by Triple S। आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग लिख रहे होते हैं कमेंट के अंदर कि सर एग्जाम तो आ ही नहीं रहा, तो एग्जाम आएगा तब तैयारी करना शुरू करोगे क्या? देखो, जो आइडल टाइम होता है ना, जब यहाँ पर कोई नहीं पढ़ रहा लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, दैट मेक्स अ डिफरेंस। इट इज नॉट अबाउट कि जब एग्जाम आएगा 1 महीना पहले पढ़ लोगे, तो वो तो आपको पता भी है कि अगर एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ते हो पता क्या होता है, आप अगर मान लो 70 कट ऑफ गया तो आपके कितने आएंगे? 68 मार्क्स आएंगे। फिर बोलोगे यार मैं 2 मार्क्स से रह गया। अरे 2 मार्क्स से नहीं रह गए, आप बहुत बड़े डिफरेंस से रह गए। 70 तो मिनिमम मार्क्स था, मेरिट लिस्ट में आने के लिए कम से कम आपको 80 स्कोर तो करना पड़ेगा, या अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तभी तो बात बनेगी। 68 से 80 का सफर ऐसे नहीं होता। 68 से 80 का सफर कैसे होगा? जब सब कोई नहीं पढ़ रहा तब आप पढ़ रहे होंगे, दैट इज द डिफरेंस दैट गोना मेक। और उसके लिए आपकी प्रैक्टिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, तो प्रैक्टिस करो जाकर, टेम्परेरी फ्री टेस्ट आपको मिल रहा है। साथ ही साथ में आपके बहुत सारे अभी कुछ और एग्जाम्स भी इनलाइन है, तो होपफुली वो भी आपके एग्जाम्स कनेक्ट हो जाएंगे। और अभी न्यू नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आई है, देयरफॉर ऑल कोर्सेज के लिए, JNK के और के एग्जाम्स के लिए, ऑल कोर्सेज के लिए आप ट्रिपल एस पर जाकर कोर्सेज परचेज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज रेट पर आपको देखने को मिलेंगे, अफोर्डेबल है, सबके सब लोग परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी इज आल्सो नॉट बॉदर्ड एट ऑल। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, क्लास प्लस डाउनलोड करो, ट्रिपल एस वहां पर ORG कोड डालो, एक्सेस करो। नहीं किया तो कर लो यार, काय को वेट कर रहे हो? ठीक है, चलो, बहुत सारी बातें हो गई। आई थिंक इंट्रोडक्शन काफी लंबा हो गया आज। एनीवेज, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज सिटीजनशिप। एक्चुअली हम लोग सीधा पॉइंट से लिखते हैं, रुक जाओ। पार्ट टू है हमारा, ये हम लोग बात करें पार्ट 2 विच इज कॉल्ड एज सिटीजनशिप। ठीक है, सही लिखा है ना? हाँ सही लिखा है। देखो थोड़ी स्पेलिंग मेरी ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभार, स्पेशली कैपिटल्स में जब लिखते हैं ना तो स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि कहीं क्या है ना कि देखकर तो नहीं पढ़ा रहे, तो क्या होता है ना कि दिमाग में चीजें चल रही होती हैं तो जो फटाफट लिखना होता है, अदरवाइज स्किप हो जाती हैं कुछ चीजें। तो प्लीज डोंट माइंड दैट, ठीक है? वरना कुछ लोग लिखते हैं सर, है ना, मतलब लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ओके चल, एनीवेज, आर्टिकल, अरे आप तो अपने हो यार, आप थोड़ी कुछ कहोगे। ओके, आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका सर? यहाँ पर आपके आते हैं आर्टिकल नंबर 5 से लेकर, कल 4 हमने कल पढ़ लिए थे, तो 5 से लेकर कितने आते हैं आपके? 11 आर्टिकल नंबर आपको देखने को मिलेंगे। देखो इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सिटीजनशिप का पार्ट नंबर कौन सा, आर्टिकल नंबर कौन से है। मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल वाइज नहीं बताने वाला कि 5 में क्या लिखा है, 6 में क्या लिखा है, 7 में क्या लिखा है, 8 में क्या लिखा है, 9 में, 10 में, 11 में, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग सीधी सी बात करेंगे यहाँ पर 2-3 चीजों के रिगार्डिंग, जो कि क्वेश्चन वहां पर बनते हैं। ठीक है, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग पहली जो चीज आपको देखने को मिलेगी, पहली बात जो आपको देखने को मिलेगी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, वो पूछता है कि भैया सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के रिगार्डिंग कौन सा एक्ट है भाई? कौन सा एक्ट है? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इस एक्ट ने क्या करा, हमारे देश में नागरिकता पाने का जो बेस था वो बनाया, इसके बाद इसके अंदर कई सारे चेंजेस भी किए गए। आपको मैं बताऊं तो करीबन 6 बार 6 अमेंडमेंट हैव बीन डन, 6 अमेंडमेंट हो चुकी हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। अब ये 6 की 6 पढ़नी है क्या? बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, इतना टाइम किसके पास है ना? और इतना तो पूछता भी नहीं है वो। वैसे तो सिटीजनशिप वैसे ही बहुत रेयर टॉपिक है, बस वो 2019 में एक बार हीट में आ गया तो 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, अदरवाइज नहीं पूछता कोई। 6 अमेंडमेंट से आपको खाली याद रखनी है 2 मतलब क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो एक ही काम किए, पर चलो 2 याद रख लेते हैं। एक सर आपको याद रखनी है 2003 के अंदर एक अमेंडमेंट हुई, एक हुई 2003 के अंदर। इसके अंदर क्या बोलता है, इलीगल माइग्रेंट्स कह लो या इलीगल इमिग्रेंट्स कह लो, इलीगल इमिग्रेंट्स कह लो या इलीगल माइग्रेंट्स कह लो, क्या इमिग्रेंट्स ना, एक मिनट, इमिग्रेंट्स, हाँ इमिग्रेंट्स कह लो या माइग्रेंट्स कह लो, इनके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी गई थी कि कौन कौन इलीगल है, समवट लाइक दैट।
और 2019 के अंदर इन्हीं इलीगल माइग्रेंट्स में से कौन कौन हमारे लीगल माइग्रेंट्स बन जाएंगे, यानी कि इनमें से कितने लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, उनके रिगार्डिंग बात की गई। मैं यहाँ पर कोई भी डेडलाइन नहीं बता रहा हूँ कि कौन सी डेट को कौन सी ब्ला ब्ला करके, बिकॉज वो करंट अफेयर का पार्ट था और वो अभी इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें क्या देखना कि यहाँ पर बस कुछ लोगों को यहाँ पर लीगल क्या मिलते हैं आपकी मतलब इलीगल जो लोग थे उनको लीगल स्टेटस मिल गया अंडर दिस 2019 की अमेंडमेंट के अंदर, जिसे आपने सुना होगा CAA करके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। पता नहीं किस बात का प्रोटेस्ट हुआ, समझ नहीं आता है ना, बस मतलब भीड़ में लग जाते हैं लोग बाग, ठीक है। ओके, यहाँ पर किन लोगों को, यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा रिलीजियस बेसिस पर भी था, और ये इसलिए भी था क्योंकि हमारे आउटसाइड जो सराउंडिंग कंट्रीज है ना, दे आर मोस्टली आउट ऑफ देम, लाइक फॉर एग्जांपल बांग्लादेश इफ यू सी, पाकिस्तान इफ यू सी, तो यहाँ पर क्या है, ये दीज आर इस्लामिक कंट्रीज, या फिर मतलब कहना कि इनके ये सेक्युलर कंट्री तो नहीं है, इनके अंदर क्या है आपका इस्लामिक रिलीजन है, उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है मेजोरिटी में। तो यहाँ पर जो बाकी रिलीजन के लोग रह गए वो क्या है, माइनॉरिटी में, और उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर हमने 6 कम्युनिटीज को हमने सिटीजनशिप की रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई कि इनको लीगल स्टेटस मिल जाएगा। कौन से लोग हैं, देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन एंड देन आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड पारसी। अब ये तो 7 हो गए, इसके अंदर मुस्लिम्स लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया था, रीजन वाज वेरी मच सेम, ठीक है। इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो आपकी होगी कहानी इस अमेंडमेंट की। ओके, ये भी आई थिंक वी आर डन विद दिस। ओके, नाउ क्वेश्चन कम्स इज कि एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि सिटीजनशिप मिलती कैसे है, नागरिकता कैसे मिलती है, तो हाउ आपको नागरिकता मिलेगी, या मतलब हाउ यू विल गेट इट, यू विल गेट इट और समबडी एल्स विल गेट इट। तो देखो इसके लिए प्रोविजन है आपके 5, लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं 4+1, तो 4+1 तरीके हैं आपके नागरिकता पाने के। तो पहला तरीका जो अगर हम बात करें तो सॉरी 4 वाले हम पहले देखते हैं, तो 4 तरीके यहाँ पर कौन से हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज पैदा जो हमारे देश के अंदर, मतलब क्या है, बर्थ हो जाए। इफ यू आर बॉर्न इन आवर कंट्री, देयरफॉर बट ऑब्वियस है कि आपको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी मेरे देश की। फॉर एग्जांपल आपने क्या अप्लाई किया था, नहीं अप्लाई किया था, आपके पिताजी आपके माताजी ने सिर्फ क्या किया था, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था, और बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर यू आर अ सिटीजन ऑफ कंट्री, ऐसा आपको जानने को मिला जब आप थोड़े से बड़े हो गए कि यार मैं तो भारत का नागरिक हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं था, है ना, ऐसे करके। तो ये करके, तो ये आपका फर्स्ट वे हो गया, ये फर्स्ट तरीका हो गया, दैट इज बाय बर्थ इज द वेरी फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका अगर बात करें तो देखो ये होता है, इसे बोलते हैं डिसेंट। जरा समझना, डिसेंट का मतलब क्या होता है, वैसे तो अगर आप देखो एक्सेंट, डिसेंट मतलब ऊपर जाना, डिसेंट मतलब नीचे आना, आप ऐसे मत समझना। डिसेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कि देखो आपके जो फादर साहब है, कौन सा फादर साहब जो है वो क्या है, आपके इंडियन है मतलब क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, दीज आर इंडियन सिटीजन है। लेकिन मान लो वो कहाँ गए, कनाडा गए काम करने के लिए, सऊदी गए काम करने के लिए, या फिर कुछ ही और किसी रीजन के लिए वो इंडिया से बाहर है, और वहां पर क्या होते हो, आप पैदा हो जाते हो, ठीक है, रॉन्ग टाइमिंग है ना, खराब टाइमिंग जो भी कह लो, तो वहां पर क्या होते हो, आपका जन्म हो जाता है। अब क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है, देयरफॉर ही कैन अप्लाई फॉर योर सिटीजनशिप एज वेल, ठीक है, समझ रहे हो, आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें कैच ये है कि इंडियन सिटीजन होने जरूरी है, कौन, आपके फादर। अब बोलोगे यार ये कौन सी मजाक वाली बात होगी, वो तो होंगे ही ना, नहीं, अगर वो जाकर किसी और देश के अंदर रह रहे हैं, वहां पर लाइक ही इज प्रॉपर देयर, लाइक लिविंग देयर एंड ऑल, और वो उस देश की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस देश की नागरिकता पा लेते हैं, तो वो हमारे देश की नागरिकता ऑटोमेटिकली खो जाएंगे, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आप पैदा होते हो, उस बेसिस पर अगर पैदा होते हो, देन आप इंडियन सिटीजन नहीं कहलाओगे, ठीक है, देन यू विल बी लाइक ओवरसीज सिटीजन कह सकते हो, या आप काइंड ऑफ एनआरआई काइंड ऑफ स्टफ कह सकते हो, इंडियन ओरिजिन क्या कह सकते हो, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल राइट आउट देयर। ओके, चलो पॉइंट नंबर तीसरा, तो बर्थ हो गया, डिसेंट हो गया, नाउ कम्स इज रजिस्ट्रेशन बोले तो कि यार आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो नहीं, लेकिन बनना चाहते हो, तो क्या करोगे, सरकारी दफ्तरों में जाओगे, वहां पर जाकर पैसा वैसा खिलाओगे, नहीं पैसा वैसा नहीं खिलाना, मतलब गंदी वाली हरकतें नहीं करनी। पॉइंट इज कि वहां पर जाकर आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के लिए देखो मिनिमम कंडीशन क्या बोली है कि आप 7 साल से ज्यादा रहने चाहिए, 7+ ईयर्स के लिए अगर आप देश में रह रहे हो और कुछ फ्रूटफुल दे रहे हो हमारे कंट्री को, कुछ प्रॉपर लाइक प्रोग्रेस में काम कर रहे हो कि प्रॉपरली यू आर देयर, यू आर वर्किंग देयर, डूइंग समथिंग इन आवर कंट्री, देन यू कैन डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ कंट्री एंड यू हैव टू लाइक एक प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होगा, नंबर ऑफ थिंग्स विल बी देयर, अगर वो अथॉरिटीज आपको जज करेंगी, उसके बाद आपकी फाइल को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं रिजेक्ट करेंगी, दैट इज ऑन देम, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कनाडा में जाके पीआर मिल गई, तो व्हाट इज दिस, परमानेंट रेजिडेंस, वो क्या है, परमानेंट रेजिडेंसी जो मिलती है वो रजिस्ट्रेशन के तौर पर देती है, आप फाइल वगैरह लगाते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको कई देशों में देखने को मिलेगा, मतलब मेजरली बड़े देश में तो देखने को नहीं मिलता, बट यस हमारे इंडिया में देखने को मिल रहा है, इसे बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। इसके अंदर क्या है कि
आप अगर आप मान लो 12 साल से ज्यादा हमारे देश में रह रहे हो, तो सेम ही प्रोसीजर है कि आप फिर से अप्लाई करोगे, लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रिंजेंट चेक होता है ना, यहाँ पर स्ट्रिंजेंट वगैरह चेक, मतलब आपको बहुत खतरनाक सी चेकिंग वगैरह नहीं की जाएगी, और यहाँ पर सक्सेस का रेट क्या होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अगेन यू विल अप्लाई, बट बिकॉज आप नेचुरली तरीके से 12 साल से रह रहे हो, it's become a natural, it's become a part and parcel of your life, and you are also becoming a, like you have also became a natural citizen of the country, therefore फिर आपको ये सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये तो हो गया आपके 4 तरीके सिटीजनशिप पाने के लिए। ये बाबा टंग टंग ट्विस्टर क्यों बन जाता है? एनीवेज, सिटीजनशिप पाने के 4 तरीके हो चुके हैं, ठीक है। ऑलराइट, ना बस वन तरीका क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लॉज है। देखो ये तभी ना हमारा इंडिया क्या है ना इतना महान है, मतलब इतना महान मैं क्यों बोलता हूँ बार बार, ठीक है अपने देश में बहुत सारी गड़बड़ है, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी चीजें अपने देश में हो रही हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट along with that इंडिया इज सो ब्यूटीफुल ना, मतलब स्पेशली हमारे देश के जो प्रीमियर लोग हैं, जो जिनके पास दिमाग है ना, उन्होंने हमारे देश को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी तरह से फाउंडेशन करी है। वो कुछ रूलर्स हैं जो कि आते रहते हैं, खराब करते रहते हैं काम, है ना। एनीवेज, नाउ वन तरीका जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये बोला गया कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी मतलब क्या बोला है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी मतलब मान लो कि हम लोग नई टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वैसे आज तक के हजारों सालों के इतिहास के अंदर, 4000 साल के इतिहास के अंदर इंडिया ने कभी, मतलब 4000 पर्टिकुलर 4000 ही बोलूं तो 4000 ईयर्स की हिस्ट्री जो कि हमारे पास एकदम इंटैक्ट है, उसके अंदर इंडिया ने आज तक, इंडिया के किसी भी इंसान ने कभी भी किसी फॉरेन टेरिटरी के ऊपर क्या कहते हैं अटैक नहीं करा, उसे रूल नहीं करा, मतलब अटैक करके रूल नहीं करा, ऐसे ऑक्यूपाई नहीं करी, ठीक है। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ आवर नेशन, ठीक है, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी इन केस अगर होती है, मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे न्यू टेरिटरी का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि यार अफगानिस्तान का वखान बॉर्डर उठाना है, हमने उठा लिया हमने, या फिर कह लो कि चाइना वगैरह पंगे वंगे बहुत ले रहा है, चलो जाके तिब्बत का कुछ एरिया हमने ऑक्यूपाई कर लिया, या फिर हमने कुछ और कहीं, फॉर एग्जांपल मान लो म्यांमार का कुछ एरिया ले लिया, बांग्लादेश का कुछ एरिया ले लिया, और वी हैव ऑक्यूपाइड सम काइंड ऑफ लाइक, अरे पाकिस्तान उठा लो यार, पाकिस्तान लेके आ गए, है ना, बलूचिस्तान को फ्री करके ले लिया, अपने एरिया अपने अंडर कर लिया। सो दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी। देखो अगर हम किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सो देयरफॉर इट्स अ मॉरल रिस्पांसिबिलिटी आल्सो कि हम उन सिटीजंस को cherish their ideas also, their we are responsible for them। therefore ये बोला गया कि अगर नई टेरिटरी को हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, therefore उस टेरिटरी के जितने सिटीजन होंगे उन सबको भी डायरेक्टली सिटीजनशिप मिल जाएगी, दैट इज वी बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और इसका आपको सिंबल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, इफ यू सी द लोकसभा, इफ यू सी द राज्यसभा इटसेल्फ, वहां पर भी जैसे फॉर एग्जांपल पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज नॉट अ न्यू टेरिटरी, ये टेरिटरी हमारी है, ये हमारी टेरिटरी है और हम इसको लेकर रहेंगे, तो पता ही है। पर पॉइंट इज कि इस टाइम पर हम लोग इसको रूल नहीं कर पा रहे हैं, राइट, वो आपको पता है। तो इसको रूल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव हमने इसको अलग कर दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इवन इफ यू सी द सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा और इन राज्यसभा, वी हैव रिजर्व्ड सीट्स फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड आपका क्या कहते हैं आपकी अक्साई चीन, सॉरी ये आर लिख दिया, अक्साई चीन जी जब एरिया वापस ले लेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मिलेगी। ऐसा कोई प्रोविजन आपको पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। बोलता तो सर बहुत रहता है, एडिंग के मारता रहता है कि कश्मीर चाहिए, यू विल नेवर एवर सी कि वहां पर उनको राइट्स प्रॉपर दिए जा रहे हैं, कभी राइट्स वगैरह की बात नहीं होती, बस एक जिद लेके बैठ गया, जैसे बच्चा रोता रहता है ना, वैसे वाले काम वो करता रहता है। खैर क्या कर सकते हैं ना, अभी कुछ पड़ोसी खराब होते हैं ना, क्या कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है, चलो कोई। तो इनकॉर्पोरेशन न्यू टेरिटरी वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो 4+1 वे इज टू गेट इट। नाउ कम्स इज हाउ, ये तो हो गया कि हाउ टू गेट इट, सॉरी हाउ टू गेट, ये था गेट वाले सिस्टम कि हमने कैसे ले सकते हैं। हम गवा भी तो सकते हैं, यार कि मतलब मान लो अगर आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो हो सकता है कि सिटीजनशिप आप गवा दो, तो गवाने के भी कुछ तरीके हैं सर, है ना। हाउ टू सॉरी क्या बोले इसको, मतलब लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ये कैसे होगा। देखो इसके होते हैं, इसके भी आपके 2-3 तरीके देखने को मिल जाएंगे। द वेरी फर्स्ट तरीका इज व्हाट, डेप्रीवेशन का मतलब यहां पर क्या है कि भैया आपने कुछ किया, बड़ा सा कोई कांड वांड कर दिया, मतलब क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी, कुछ ना कुछ आपने क्रिमिनल ऑफेंस करा है। तो अगर आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया तो डेफिनेटली यू कैन लूज द, मतलब हमारे देश की सिक्योरिटी और स्टेट के कुछ खतरे के लिए कुछ आपने कर दिया, समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके, ठीक है। देन आपको मैंने बताया भी सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, ठीक है। अपनी मातृभूमि को छोड़कर आप कहीं और चले गए और वहां पर जाके आपको मजा आ गया, तो आपने वहां की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, वो आपको मिल गई, तो आप अपने देश के सिटीजन नहीं रहोगे। देखो ये तो होता है, ये तो बिल्कुल बड़ा ना टफ सा क्लॉज है ना, कि आप देश के सिटीजन नहीं रहोगे। लेकिन बाद में जब ये क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आए थे, सबसे पहली बार पावर में 2014 के अंदर, उसके बाद ना एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, जिसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एनआरआई नहीं बोलते, उसे बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया।
OCIs, इसके ऊपर बहुत सारा काम किया गया है ना, या फिर इंडियन ओरिजिन सिटीजन ऐसे करके इसमें बहुत सारा काम किया गया। किसके लिए? कि हम लोग अपनी डायस्पोरा, अपनी जो डायस्पोरा है ना, डायस्पोरा उसको बढ़ा सके। इसको बढ़ाने से क्या होता है कि आपकी ग्लोबल लेवल के ऊपर, आपकी जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर आपकी ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट पावर बढ़ती है। तो ये बहुत सारा काम किया गया और एक नई टर्म निकाल के लाई, उसमें बहुत सारे उनको राइट्स वगैरह भी दे दिए, कुछ राइट्स वगैरह दे दिए कि हमारे देश में आ सकते हो, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट टर्म है, लेकिन इसको नहीं बता रहा हूं यहाँ पर मैं। ठीक है, देन थर्ड कम्स इज आपका रिनाउंसिएशन, कि भैया आप ही को, आपने कोई भांग भांग से खा ली है और आपको लग रहा है यार मैं इस देश का नागरिक होना नहीं चाहता, यार मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, तो आप वहां पर खड़े होकर क्या बोले कि यार आज से इस देश को मैं त्यागता हूं, ये करके बोलते हो। होता है सर कुछ लोग है ना ऐसे करके, तो दे डोंट गेट द फीलिंग ऑफ देयर मातृभूमि। बट एनीवेज व्हाटएवर द केसेस, रिनाउंसिएशन अगर आप खुद विलफुली ऑफिशियली आप बोलते हो कि भैया मुझे नहीं चाहिए सिटीजनशिप, तो भैया ठीक है जाओ, या यू आर फ्री टू लीव द कंट्री, ऐसे करके। तो गेट हाउ टू गेट द सिटीजनशिप, हाउ टू लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ये करके ये इस पूरे के पूरे पेज के ऊपर मैंने कोशिश करी है कि जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, वो मैंने सभी के सभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला। तो यू नो अच्छा स्टैटिक क्वेश्चन कुछ हमको थोड़े बहुत आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल ये स्टेट कब बना, वो स्टेट कब बना, बट यार उतना तो फिर डेप्थ में पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो कम ही पढ़ेंगे, अदरवाइज आप हम प्रॉपर से पढ़ भी पाए, इसलिए दैट्स इनफ पॉइंट। ठीक है, चलो ये तो की कहानी। मुझे अगर हम खाली फंडामेंटल राइट्स को ना जिक्र कर पाएंगे, थोड़ा लंबा सा हो गया, मुझे लग नहीं आता इतनी जल्दी इतना टाइम लग जाएगा इसके अंदर, टॉपिक के अंदर। एनीवेज समझ आना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, एक लेक्चर और एक्स्ट्रा लग जाएगा, पर समझ आने की चीजें। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द पार्ट नंबर कौन सा? 3। पार्ट नंबर ऐसे कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर आपके पॉलिटी में सिर्फ 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में सिर्फ 5 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे डेफिनेटली आ रहा है फंडामेंटल राइट से, पक्का ही पक्का है। फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कोशिश करेंगे आराम से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपके आर्टिकल नंबर देखने को मिलेंगे, कहां से कहां। देखो 11 तक हमने लास्ट में देखा था, तो 12 से उठा लो और कब तक? 35 तक। 35 तक देखो, हम लोग आर्टिकल वैसे जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको मैं 32 आर्टिकल तक ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके आगे कुछ खास काम का है नहीं, लेकिन 35 आर्टिकल तक आते हैं, याद रखना, ये भूल मत जाना, भूल लेना जाना, ठीक है। ओके चलो, फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके ये देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कई सारे नाम से जाना जाता है। एक को बोलते हैं, लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा, एक्चुअली हम नहीं बोलते, एक जनाब ने बोला था इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला था। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो, बस इतना समझ लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब बहुत ज्यादा कुछ खास होता है ना, कोई जो एक बेस होता है, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसे करके BR अम्बेडकर जी ने 32 आर्टिकल को भी बोला था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, लेकिन वो अभी हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जांपल से करके। ये लिया कहां से गया? देखो ये लिया गया आपका, चलो आप मुझे खुद बताओ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ कि ये कहां से लिया गया, किस कंट्री से लिया गया, उस कंट्री का नाम बताओ। उस कंट्री के एक था, मतलब वहां पर पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, वहां पर फंडामेंटल राइट्स ना बोलकर वहां पर बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो वहां के बिल ऑफ राइट्स करके टॉपिक था, मतलब वहां पे जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। बाय द वे दिस कंट्री इज आल्सो हैविंग द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पुराना संविधान जो है ना, वो इनका ही बना हुआ है। तो यहाँ के बिल ऑफ राइट्स करके टॉपिक आता है, जैसे हमारा पार्ट 3 है ना फंडामेंटल राइट्स, वैसे उनका आता है बिल ऑफ राइट्स। वहां से हमने इसको क्या किया, पिक किया गया। सारे के सारे प्रोविजन वहां से पिक नहीं किया गया, लेकिन कुछ प्रोविजन, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस हैव बीन पिक्ड फ्रॉम देयर। फिर हमने कुछ थोड़ा बहुत यूके से ले लिया, कुछ थोड़ा बहुत जर्मनी से ले लिया कि फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग ये वाला पॉइंट वहां से ले लो, वहां से पॉइंट ले लो। इस तरह से हमने असेंबल करके इन फंडामेंटल राइट्स को बनाया है, एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स ही हैं। फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, आपको शायद अगर हिंदी में पता हो इसके बारे में। ठीक है, चलो ये वाली बात तो खत्म होगी। नाउ कम्स दिस फंडामेंटल राइट्स होते क्या है यार, बहुत सारी बात होगी, मौलिक अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स, ये कुछ ऐसे राइट्स हैं, ऐसे अधिकार हैं, राइट्स हैं which are essential for the overall development of nation की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, यहां पर बात हो रही है, देखो यहां पर आपकी we are being very very selfish, very very careful about a particular person, इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की बात आएगी उसके लिए और चीजें हैं, उस देश की अगर सोसाइटी की बात आएगी तो डीपीएसपी आ जाएंगे उसके बाद में। देन अगर देश की रिगार्डिंग बात आएगी तो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, वी हैव लाइक वेरी सेपरेटली। लेकिन एक इंसान को, फॉर एग्जांपल मुझे, फॉर एग्जांपल आपको देश के नागरिक वाली फीलिंग आई, अब देश को एंजॉय, देश के अंदर आप एंजॉय कर सको, अपनी पूरी की पूरी शिद्दत से अपनी पूरी जिंदगी को एंजॉय कर सको, रह सको, लाइक मतलब यू कैन एंजॉय
डिसेंट लाइफ, लिविंग अ डिसेंट लाइफ इन अ पर्टिकुलर कंट्री लाइक इंडिया। देयरफॉर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अंतर मन से खुश हो यहाँ पर, और उसके लिए क्या है, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, आप किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कुछ राइट्स तो होने चाहिए जो कि आपके पास है और आपके जैसे हर इंसान के पास है। आपसे वो राइट कोई नहीं छीन सकता या कभी भी छीने जा सकते, मतलब उसकी ऑफ कोर्स एक दो कंडीशन होती हैं, वो हम बाद में बात करेंगे कभी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर कोई स्पेशल इमरजेंसी केसेस को छोड़ दें अगर, तो वो राइट्स आपके छीने नहीं जाते। इवन इमरजेंसी के अंदर भी कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ इंटैक्ट रहते हैं, वो भी हम बात करेंगे आने वाले अगर अगेन क्लासेस के अंदर, ठीक है, राइट। तो ये वो राइट्स है, तो मतलब सभी के पास कुछ ना कुछ तो राइट्स है, ठीक है, ऐसा मत बोलना यार हमारे देश में कुछ नहीं मिलता, ठीक है भाई, सब कुछ मिलता है, ठीक है, कुछ तो आपके पास है ही है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझने की जरूरत है। कैरेक्टरिस्टिक्स चलो ऐसे सिंपल लिखते हैं, कुछ और फीचर्स भी समझने की जरूरत है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात तो क्या है, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर, है ना, जस जी ने एक डाउट पूछा था, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था लास्ट क्लास के अंदर। तो जस्टिसेबल ये होते हैं सर आपके जस्टिसेबल इन नेचर। इसका मतलब क्या है भाई, अगर आपको देखो जस्टिस, बस सिंपल से देखो, जस्टिस से बना है जस्टिसेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके ये मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाएं, या फिर कोई भी छीन ले, मैं छीन लूं, कोई और छीन ले, कोई भी और छीन ले, मतलब दुनिया में फर्क नहीं पड़ता, कोई भी छीनने की कोशिश करे, देयरफॉर आपको इसका जस्टिस मिलेगा, आपको इसका इंसाफ मिलेगा। और कैसे इंसाफ मिलेगा भाई साहब, सीधी सी बात है, हमारा गार्डियन कौन है, हमारा हमको कौन गार्ड कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कौन गार्ड कर रहा है, दैट इज द एपेक्स अथॉरिटी, एपेक्स कोर्ट, the premier court, most premier court out there in our country, which is called as Supreme Court of India. So they are justiciable in nature and can be enforced through courts, can be enforced through courts, कोर्ट्स इसे इन्फोर्स करेंगे। एंड एक पॉइंट और समझना है आपको, कोर्ट्स प्लस ये भी याद रखना है, चलो मैं भी कर लेता हूं, इन केस ऑफ वॉयलेशन, इन केस ऑफ वॉयलेशन एक्चुअली वॉयलेशन नहीं है, इन केस ऑफ मैं कह दूं आपका कि इन केस ऑफ ये क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो वॉयलेशन लिख लो फिलहाल। मतलब अगर आपको ना मिले, इन केस यू आर, अगर आपको अलग कर दे, क्या बोलते हैं, चलो एनीवेज, इन केस ऑफ वॉयलेशन देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, यू कैन अप्रोच डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हो, आप जाकर कर सकते हो, एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वगैरह इशू करेगा, और जो भी आपका है वो आपके फंडामेंटल को मेक श्योर करेगा कि आपको मिले। राइट नाउ इसके अंदर ये भी जरूरी है, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, आपके अधिकार आपको मिले, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, तो याद रखना ये एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारे देश को चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, है ना, देन आपके पीएम हो गए, है ना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, ये सब लोग हमारे देश को चला रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट लेजिस्लेचर कौन हो गया, मतलब ये जो लॉ बना रहे हैं, लॉ बनाने मतलब लोकसभा, राज्यसभा, है ना, ये सब के सब लोग क्या हो रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, या फिर विधानसभा, विधान परिषद। तो इन दोनों को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, दे आर बाउंड टू गिव, ये अपनी पॉलिसी वगैरह ऐसी वगैरह बनाएंगे, जो भी करना चाहते हैं वो ऐसा करेंगे, देश को चलाने के लिए कुछ भी करो, लेकिन हमारे पर्टिकुलर एक इंसान के पास जो भी राइट्स हैं, हर पर्टिकुलर इंसान के पास जो राइट्स है उनसे वो छीने नहीं जाने चाहिए। तो कोई भी ऐसी पॉलिसी लेकर आ ही नहीं सकते जिसमें फंडामेंटल राइट्स आपके बाउंड हो जाए, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बाउंड टू गिव द पीपल फंडामेंटल राइट्स, द पीपल, एक मिनट, बाउंड टू गिव फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल, है ना, फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल। राम आज तो भाई हद हो गई, है ना, मतलब ये भी इंग्लिश भी बड़ी खराब हो रही है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, ये मेरे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल तो पढ़े होंगे कि राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम आपका फंडामेंटल राइट है। तो मेरा मन करता है यार कि मैं क्या करूं, मैं फ्रीडम है मेरा, तो मैं क्या करूं, मेरा मन कर रहा है कि यार मैं डीजे लगा के पूरी रात नाचूं। क्यों नाचूं पता नहीं यार, मेरे पास नाच रहा हूं, मस्त नाच रहा हूं, क्या डीजे ला के पूरा नाचेंगे। आरसीबी फाइनल में पहुंच गई, सॉरी सेमीफाइनल, क्या बोल दिया, आरसीबी के बारे में बात नहीं करनी, दुख हो जाता है। तो पॉइंट इज, मतलब मेरा मन कर रहा है कि डीजे ला के नाचूंगा, पूरी रात नाचूंगा, 12 बजे के नाचूंगा, 12 बजे के बाद नाचूंगा, 1 बजे, 3 बजे, 2 बजे, सब जगह नाचूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरा जो मन कर रहा है मैं वो कर सकता हूं। तो यार आपके पास भी तो राइट है क्या, कि आपके पास भी तो राइट है यार, मुझे आपके पास ये राइट है कि आप चैन की नींद सो सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी गाने बजाकर नाचना शुरू करता हूँ, तो आपके पास भी तो राइट है कि आप ये वीडियो बंद कर सकते हो, या फिर आपके पास भी राइट है, अगर आप मेरे पड़ोसी होते तो कि आपको प्रॉपर नींद मिले, आपको राइट टू पीस है, आपको राइट टू लाइफ है। तो यार आपका राइट, मेरा राइट, किसका राइट बेटर बताओ। मैं बोलूंगा मेरा राइट अच्छा है, आप बोलोगे आपका राइट अच्छा है, या फिर आपका राइट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये कंडीशन ना हो तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो राइट्स है ना, इसकी बहुत, मतलब इसकी ये लाइक दे आर वेरी इमेंस राइट्स, है ना, इमेंस राइट्स आपको मिले हुए हैं, लेकिन दीज आर नॉट लिमिटलेस।
ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई लिमिट नहीं है, लिमिट है। जब तक आप किसी और के फंडामेंटल राइट के अंदर इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी और के फंडामेंटल के अंदर घुस नहीं रहे हो, उसके फंडामेंटल को खराब नहीं कर रहे हो, तब तक आप जितना मर्जी एंजॉय करो। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स आपस में क्लैश होने लग गए, देन यार गड़बड़ हो जाएगी मामला। याद रखना, दीज आर नॉट लिमिटलेस, लिमिटलेस नहीं है, लिमिटलेस नहीं है, लिमिटलेस नहीं है, इनकी भी क्या है, लिमिट है, प्रॉपर लिमिट है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और याद रख लो, दैट इज इमरजेंसी के टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर अगर हम देखें तो इमरजेंसी के टाइम पर आपके ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके इंटैक्ट रहते हैं लाइक 20 एंड 21, लेकिन उनको भी आपके इमरजेंसी के टाइम पे कुछ स्पेशल केस होते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे तभी, तो उन केसेस के अंदर 20 एंड 21 को भी हटा सकते हैं, 19 को भी हट जाता है, सबके सब हट जाते हैं। पॉइंट इज, मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन द केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू, कैन टेकन अवे फ्रॉम यू, अवे फ्रॉम यू, एज सिंपल एज दैट। मतलब उस केस के अंदर आपके हट जाते हैं। अगर हम बात करें इमरजेंसी की रिगार्डिंग तो 352, 354, 356 एंड 360 के अंदर आपके मेंशन किया हुआ है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी की रिगार्डिंग। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी हमारे देश में नहीं लगी है, इसके रिगार्डिंग आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, और वैसे आप जिस इलाके में रहते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है यहाँ पर, आप लोग जानते हो कि इमरजेंसी के अंदर बहुत सारे लाइट लग जाते हैं चीजें, है ना, देन आप बाहर नहीं निकल सकते, बहुत कुछ नहीं हो सकता, सो दीस आर ऑल देयर, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक आपको बताता हूँ, एक आर्टिकल नंबर 13 भी है, सॉरी आर्टिकल नंबर, इसी के अंदर आपका एक आर्टिकल आता है। वैसे हम लोग अभी हम आर्टिकल, चलो छोड़ो यार, कल ही बात कर लेंगे, मुझे लग रहा है, आई थिंक काफी हो जाएगा, मेरे को लगता है कि हमारी ऑलमोस्ट आई थिंक वी हैव 20-25 मिनट्स हो चुके हैं, तो आई थिंक लेट्स कीप इट हियर इटसेल्फ। कल हम लोग प्रॉपर तरह से फंडामेंटल्स को स्टार्ट करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि हम लोग राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू चलो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम हम इजीली कवर कर लेंगे। इसके बाद बाकी हम देखते हैं, कुछ चीजों को और भी देखेंगे, ठीक है, क्या रखना। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको मैं खत्म करने से पहले, ये फंडामेंटल राइट्स अलग है, लीगल राइट्स अलग है। लीगल राइट्स जो होते हैं वो लॉ के तहत मिलते हैं आपको, फंडामेंटल राइट्स तो आपके वो तो आपको प्रॉपर्ली मिले ही हुए हैं, और इनकेस अगर वायलेशन होता है तो लॉ की कोई खास जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने फंडामेंटल्स को गारंटी कर सकते हो। तो लीगल राइट्स की लिमिट, देखो सीधी बात बताऊं तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज्यादा बड़े हैं, मतलब उनका स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू लीगल राइट्स। लीगल राइट्स थोड़े से छोटे स्कोप के होते हैं, मतलब आपके लिए कुछ लीगल है, फिर इनलीगल है, फिर लीगल है, फिर इनलीगल है। फंडामेंटल्स आर फार फार बिगर देन दैट, ठीक है। और इसके अलावा आपके ह्यूमन राइट्स भी होते हैं। ह्यूमन राइट्स आपको पता है, ह्यूमन राइट्स को होता है सोसाइटी प्रॉपर जैसे वर्किंग कर सके, एनिमल्स प्रॉपर जैसे रह सके, मतलब एक प्रॉपर अच्छी जिंदगी के लिए ह्यूमन राइट्स वगैरह होते हैं। वैसे देखा जाए ह्यूमन राइट्स से ज्यादा बड़े राइट्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स आर इंक्लूडेड इनटू लाइक कुछ फंडामेंटल राइट के अंदर आपको ह्यूमन राइट्स भी इंक्लूड देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर बैन करो, चाइल्ड लेबर बैन करो, वो भी क्या है, ह्यूमन राइट की एक चीज आपको देखने को मिल जाती है। वैसे ही अगर आपको बात करें तो लीगल राइट्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जैसे वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दैट्स इलीगल इन इंडिया, राइट, वो क्या आपका लीगल राइट के अंदर आपका कन्वर्ट हो गया। या फिर अगर हम बात करें कुछ राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है, कुछ और भी चीजें दी हुई हैं, बट ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग एज सच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई पर्टिकुलर राइट का सिस्टम नहीं है, मतलब आप ह्यूमन राइट्स विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो बस याद रखना, फंडामेंटल्स अलग होते हैं, लीगल राइट्स अलग होते हैं, ह्यूमन राइट्स यहाँ पर क्या होते हैं, अलग होते हैं। ह्यूमन राइट्स यूजुअली इंटरनेशनली गारंटीड किए जाते हैं, लीगल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी करता है, या फिर आईपीसी, सीआरपीसी सेक्शंस वगैरह जो होते हैं वहां पर आपके लीगल राइट्स को गारंटी किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स आपका मेजरली कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, आईपीसी एंड देन आपका इंटरनेशनल मैनुअल के ऊपर, ठीक है। चलो आई थिंक आपको मैंने काफी कुछ बता ही दिया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोलना जरूरी है क्या, अरे कर देना यार, कर देना। देखो सबसे पॉइंट इज कमेंट जरूर करना, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वेयर आई कैन एक्चुअली टॉक टू यू एंड पर्सनली रिप्लाई टू योर मैसेजेस आल्सो। जितने भी लोग ट्राई करते हैं आंसर करने की, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। देखो कुछ लोग ना याद रखना, जब भी आप कोई आंसर करते हो, जब भी आप कोई कमेंट करते हो, तो प्लीज एक बार ना उसको चेक भी करना। मतलब ऑलमोस्ट एक दिन मैं आपको दे सकता हूँ कि एक दिन रुक जाना, इसमें एक दिन के बीच में रिप्लाई कर देता हूँ। एक दिन के बाद उस कमेंट को चेक भी करना, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि ना फर्स्ट वीडियो में भी अभी ना कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर क्या है, फ्रांस क्या डिक्टेटरशिप है, जो कि गलत है। मैं उनको रिप्लाई करता हूँ कि फ्रांस इज नॉट डिक्टेटरशिप, फ्रांस इज अ रिपब्लिक कंट्री, या मैंने कुछ वहां पे ना आंसर भी आप लोगों को करता हूँ, बट मैं बाद में देखता हूँ कि शायद आप लोगों ने आंसर देखा ही नहीं, बिकॉज ना उस पर कोई ऐसा लाइक या कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं होता। कुछ लोग रिप्लाई करते हैं, बट प्लीज मेक श्योर कि अगर आप कोई आंसर करते हो तो वो सही है या गलत है, एक बार थोड़ा सा देख लिया करो एक दिन के बाद जाकर। पता नहीं आपको नोटिफिकेशन आती है या नहीं आती है, बट प्लीज गो एंड चेक दैट आउट एज वेल, ठीक है। तो जाकर चेक कर लेना, जो भी आपने कभी कभी कमेंट किए थे जाकर एक बार चेक करेगा, ओके। और चलो इतना काफी है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम। इसको रिवाइज करके आना एंड फिर अगली बार मिलेंगे। टिल देन गाइस टेक केयर एंड हमेशा की तरह जय हिंद।